हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ओल्ड एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 3 जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, तंतु से वस्त्र तक, उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया था जिसमें मैंने आपको वस्त्रों कैसे कितने तरह के वस्त्र होते हैं, सूती होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। सूती, रेशमी, संश्लेषित, इसका एक एक्टिविटी था वो पढ़ाया था। फिर तंतुओं के बारे में बताया था कि जो एक तंतु जो होती है वो भी कई तरह की लड़ियों से मिलकर के बनी होती है। फिर हमने पढ़ा था कि किस किस तरह के तंतु होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और संश्लेषित होते हैं। प्राकृतिक जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, संश्लेषित जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर हमने कुछ पादप तंतु के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रुई के बारे में और पटसन, जूट के बारे में पढ़ा था। रुई कहाँ से मिलता है? तो कपास से, कपास के कपास गोलक से प्राप्त होता है और इसे निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना। ये हमने जाना था। और पटसन कहाँ से प्राप्त होता है? पटसन यानी कि जूट जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो पटसन पादप जो है, जिस पौधे से वो प्राप्त होता है उसका नाम है पटसन और उसके तने वाले पार्ट से प्राप्त होता है। वहीं अगर कपास को हम देखें तो वो कपास जो है, कपास के पौधे से जो रुई प्राप्त होता है वो कपास के फल वाले पार्ट से प्राप्त होता है। तो ये हमने जाना था। अब इसके आगे का जो है कि सूती तागे की कताई, कि कैसे कताई की जाती है और फिर कैसे वस्त्र बनता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि एक सामान्य इंसान भी सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है कि एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसे को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सके? अब यहाँ पर चित्र 3.9 में ऐसा दिया है, तो देखिए कैसे। यहाँ पे मान लो आप रुई है और इससे खींचना है हमें धीरे धीरे और उसको हमें ऐसे सर्कल, मतलब कि ऐसे राउंड राउंड हमें इसे घुमाना है, जिससे कि ये एक धागा बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये व्यक्ति धागा बना रहा है रुई से। रेसे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल व्यक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। यानी ये रहा तकली। इसे हस्त तकुआ भी कहा जाता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तो चरखे के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। गांधी जी से अगर रिलेट किया जाए तो चरखे के बारे में सभी जानते होंगे। ये रहा चरखा और ये तकली, इसे हस्त तकुआ भी कहते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। यानी कि उस समय ऐसा था कि हमें विदेशियों के द्वारा लाए गए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना था और अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना था। और इसलिए गांधी जी ने सूती वस्त्र को पहनने, खादी वस्त्र को पहनने के लिए लोगों से कहा था और वो खुद ये काम करते थे, कताई करते थे। फिर देखते हैं क्या है कि उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में संगठन
का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो जो तागे बन जाते हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? वस्त्र को बनाने में किया जाता है। अब दिया है तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। अब बुनाई देखते हैं। हमने क्या जाना पहले? कताई जाना। कताई से क्या होता है? तागा बनता है। उसके बाद बुनाई होता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिसे एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, जिसे इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। तो देखते हैं हम क्रियाकलाप 2 में क्या दिया था। ये था क्रियाकलाप 2। अब यहाँ से ये जब व्यक्ति निकाल रहा है तो यहाँ पर जो कपड़ा है उसमें एक तरफ से निकाल रहा है यहाँ पे, और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, यानी कि 2 सेट हैं तागे के, और इसी को मिला करके व्यवस्थित कर करके इन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा बनाया है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधार मोड़िए। एक शीट चित्र देखिए, ये है चित्र, इसके अकॉर्डिंग बुनना है। यानी कि आपको 2 शीट लेना है। एक ये शीट है, एक ये शीट है। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन है और एक रेड है, और उससे पतले पतले धागे की तरह दिखने वाले ऐसे ऐसे पट्टियाँ काट लेनी है। फिर उनको हमें ऐसे बुनना है, इस तरह से। सीटों को आधा मोड़िए। एक सीट पर चित्र 3.12a में देखिए कि दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए, तथा दूसरी सीट पर चित्र बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के 2 शीटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित। या तो ये हाथ से बनाए जाते हैं या फिर विद्युत से बनाए जाते हैं। अब आप ये देखिए, यही 2 शीटें हैं और इन्हीं 2 शीटों को ये आयताकार टुकड़ा बनाया गया है, और ऐसे ही कपड़े भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था, हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। अब देखते हैं हम एक विशेष प्रकार की बुनाई। ये तो आप देख लीजिए, हाथ का करघा है, हथकरघा जिसे कह रहे हैं। ये महिला ये हस्त प्रचालित जो करघा है उससे ये बना रही हैं वस्त्र। फिर उसके बाद एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यानी कि ऊपर हमने जाना कि
उसमें जो बुनाई की जाती थी उसमें 2 सेट लिए जाते थे तागे के, लेकिन यहाँ पर जो स्वेटर बनाते हैं लोग ऊन से, उसमें सिर्फ 1 सेट ही ली जाती है तागे की। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल तागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार से बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वेटर ये बुना जा रहा है जिसमें सिर्फ एक ही सेट लिया गया है तागे का, और इसे मशीन से भी बनाया जाता है और हाथों से भी। अब पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? अब नारियल के जो बाहरी तंतु होते हैं उनका किस चीज़ में उपयोग होता है, इसके बारे में ये पहेली विचार कर रही है। तो इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो इन जो नारियल के जो तंतु होते हैं उनका उपयोग लोग टोकरी बनाने में भी कर सकते हैं, रस्सी बनाने में, बोरे बनाने में और कुछ वस्त्र बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी-बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से बने अपने शरीर को ढकते थे। अब आपने इसके पहले जो ईवीएस वगैरह में अगर पढ़ा हो या फिर पर्यावरण में अगर कहीं पर भी, या फिर आदिमानव वाला जो चैप्टर पढ़ा हो कभी आगे, यदि एसएसटी में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आदिमानव थे उस समय वो कैसे कपड़े पहनते थे। वो खुद को ढकने के लिए वैसे तो वो कपड़े पहनते नहीं थे, अगर पहनना भी होगा आगे चल के उनके अंदर थोड़ा विकास हुआ तो उन्होंने पत्तियों से या फिर जानवरों की खालों से या पेड़ों के छालों से खुद को ढकने के लिए वस्त्र बनाए, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ले कर के उसे उन लोगों ने सिला। अब जिस भी तरह से सिला, और तो ऐसे ही वो लोग खुद को ढकते थे। जब उन्हें इतना डेवलपमेंट नहीं था तो पत्तियों से ही खुद के शरीर को वो लोग ढकते थे या फिर छालों से ढकते थे। अब देखते हैं कि कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ, टोकरी बनाना सीखा। अब जब इन लोगों ने कृषि प्रारंभ किया तो और अधिक इन लोगों में विकास हुआ। फिर इन लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुन करके चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरी बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो फ्लैक्स एक तरह का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। जैसे कि पटसन हम लोगों ने जाना एक पादप है, और कपास है, तो इनसे भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, वैसे फ्लैक्स भी है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, आच्छादित करते थे यानी ढक लेते थे। अब
क्या हुआ कि वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके अब जब इन लोगों ने सुई का आविष्कार किया तब ये लोग कपड़े को सिल करके पहनना प्रारंभ किए। तो वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए जब सुई का आविष्कार हुआ। तो इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विविधताएं आ गईं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर तो इसमें हमने जाना कि कैसे कैसे कपड़े का आविष्कार हुआ, लोग पहले क्या पहनते थे, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने प्रारंभ कर दिए। अब यहाँ पर लास्ट है कि कपास से कैसे वस्त्र बनाया जाता है। तो कपास गोलक होता है, उसमें से हम उसके रेशों को निकालते हैं, जिसे हम ओटना कहते हैं उस प्रोसेस को। फिर रेशे निकल जाते हैं तो फिर कताई करके हम तागा बनाते हैं। तागा बनाने के बाद हम उसकी बुनाई करते हैं, बंधाई करते हैं और फिर लास्ट में हमें वस्त्र प्राप्त होता है। तो यही था इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना। तो विभिन्न तरह के वस्त्र होते हैं, उसके बारे में क्रियाकलाप दिया था, उसको कैसे हम पहचानें और फिर कैसे तागा बनता है, फिर तागे के बारे में जाना और किस किस तरह के तागे होते हैं, प्राकृतिक तागे और संश्लेषित तागे। और हमने जंतुओं से प्राप्त जो भी तंतु है उसके बारे में भी जाना कि जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है। तो ऊन और रेशम, और मेन हमने इस चैप्टर में पादपों से प्राप्त तंतुओं के बारे में पढ़ा है और संश्लेषित तंतु जो होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा है। तो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिए। ठीक ही होता है, अगर मैंने इतना बेस पे ज़्यादा खर्च नहीं किया है, मैं नॉर्मली वीडियोस अभी बना रही हूँ क्योंकि अभी शुरुआत है एंड सब कुछ एक एक पॉइंट को मैं समझाती हूँ। तो अगर आप शुरू करते हैं तो लास्ट तक भी इसको देखा कीजिए। ये चीज़ मुझे पहले बोलनी चाहिए तो मैं लास्ट में बोल रही हूँ। एंड ये जो पॉइंट बचा हुआ है, ये जो अभ्यास, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी क्योंकि जब लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग उसे देखना नहीं पसंद करते हैं, या फिर किसी की भी यही साइकोलॉजी है, लंबी वीडियोस लोगों को नहीं पसंद आती है। लेकिन मैंने बहुत सारे लंबे वीडियोस डाल रखे हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियोस को छोटा छोटा बनाऊँ जिससे आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।